हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आपका जो यह डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम है यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान प्रवक्ता, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मेरी 2000 प्रश्नों की आपकी टीजीटी पीजीटी की स्पेशल सीरीज चल रही है, आप उस पर भी जाएं और विजिट करें। निश्चित रूप से आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। और पढ़ें तो उसके बाद तुरंत आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटीरियर से लंबा चौड़ापन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शीतल रंग योजना का उपयोग, कम ऊंचाई वाले फर्नीचर का उपयोग, दर्पण, आईना एवं शीशे का उपयोग, खिड़कियों एवं दरवाजों की ज़्यादा संख्या। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि हमारे यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कोड सही है। तो ये जो है आपका यहाँ पर आपका जो यहाँ पर है शीतल रंग योजना का प्रयोग बिल्कुल इंटीरियर्स में लंबा और चौड़ापन, मतलब हमारा जो भी जगह है उसका इंटीरियर इस तरह से करना है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी है उससे ज़्यादा दिखे। तो उसके लिए शीतल रंग योजना का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम लोग क्या कम ऊंचाई वाले फर्नीचर का उपयोग करेंगे। अगर बहुत ऊंचा फर्नीचर करेंगे तो क्या वो सीलिंग को एकदम दिखाएगा। तो कम ऊंचाई वाले फर्नीचर का प्रयोग हम करेंगे तो उससे भी क्या होगा कि जो भी हमारा जो एरिया है वो क्या होगा कि आपको ऊंचा दिखेगा। दर्पण, आईना एवं शीशे का उपयोग करके क्या होता है, जो उसका चौड़ापन है वो क्या ज़्यादा दिखता है। तो इस तरह से हम लोग शोरूम्स वगैरह में हम लोग जाते हैं या किसी मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। खिड़कियों एवं दरवाजों की ज़्यादा संख्या का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाता है वह करेक्ट होता है। पहला, दूसरा तथा तीसरा सही है। ठीक, इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन शीतल रंग योजना का उपयोग होता है। इसमें रंगों द्वारा व्यक्ति को शांति, समृद्धि, उत्साह का बोध होता है। यदि इंटीरियर्स में इस प्रकार के रंग का प्रयोग कर दिया जाए जिससे वह आंखों में चुभे तथा प्रकाश का अवशोषण कर ले तो वह रंग निराशाजनक, बोझिल एवं निरुत्साहित करने वाला होगा। दर्पण का प्रयोग इस प्रकार तथा इस जगह पर करना चाहिए जहां संपूर्ण रूप से वहां रोशनी हो, जिससे कि सही रूप रंग सज्जा को देखा जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ईसीसीई केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन। ठीक है, ईसीसी जो केंद्र है उसमें विषयक इकाई का नियोजन जो होता है वो प्रत्येक गतिविधि में भिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में एक को सौंपना, विषय संबंधित गतिविधियों पर खुली जोरदार बहस, अभिभावक शिक्षक सभाएं और विषय का चयन। तो आपका जो ईसीसीई केंद्र है उसमें विषयक इकाई का नियोजन करने के लिए विभिन्न प्रकार के चरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अभिभावक शिक्षक सभाएं होती हैं तथा विषय का सही चयन किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। तो तीसरा और चौथा हम कूट की तरफ जाएंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में हमारा तीसरा और चौथा करेक्ट हो जाता है। सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है, उसके बाद विषय से संबंधित गतिविधियों पर खुली जोरदार बहस किया जाता है तथा उसके सभी पक्षों को संपूर्णता में जानकारी इकट्ठी तथा उस पर सहमति बनाई जाती है तथा अंतिम रूप से प्रत्येक गतिविधि को विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में से एक को सौंपना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और ईसीसीई क्या है, यह जो ईसीसीई है वो क्या है, इसको आप नोट कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, आप नोट कर सकते हैं, केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, केयर एंड एजुकेशन, इसके अंतर्गत 0 से लेकर के 8 साल के बच्चे इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अभिभावक शिक्षक सभाएं की जाती है, विषय का चयन किया जाता है। जब ये जो ईसीसीई केंद्र विषयक इकाई का नियोजन किया जाता है अर्थात प्लानिंग की जाती है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और विषय से संबंधित गतिविधियों पर क्या जोरदार बहस, तो खुली जोरदार बहस होती ही है। लेकिन जो ये है जब हम नियोजन करते हैं इसका तब उसमें
उसमें हम लोग क्या अभिभावक शिक्षक सभाएं और विषय का चयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है, और इस किसी भी कूट में ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए 3, 4 ये है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। एज लिमिट क्या है, 0 से 8 ईयर है। नेक्स्ट है हमारा, समुदाय तक संदेश पहुंचाने के लिए कौन से 2 उपागम उत्तम हैं? सहभागी उपागम, प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम, वस्तु विशेषीकृत उपागम, समुदाय द्वारा आपका प्रत्यक्ष उपागम। तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा सही है? तो यहाँ पर आपका जो पहला है, सहभागी, समुदाय तक कोई एक कम्युनिटी है, अगर हमें संदेश पहुँचाना है तो उस पहुँचाने के लिए 2 उपागम कौन से सबसे ज़्यादा उत्तम हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका ये जो सहभागी उपागम है ये भी सही है, प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम है ये भी सही है, और फिर उसके बाद आपका समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम ये भी आपका करेक्ट होता है। तो अगर हम देखते हैं कि ऑप्शन में किसी में 1, 2, 4 दिया हुआ है तो वह सही हो जाएगा, तो हम इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो समुदाय तक संदेश पहुंचाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं सहभागिता, कॉपरेशन सबके साथ, और समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम। जो समुदाय है जहाँ पर हमें कम्युनिटी तक वहाँ पर पहुंचाना है, तो संदेश पहुंचाने के लिए उस समुदाय उपागम का प्रयोग करते हैं। तो जो कम्युनिटी है या कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, ब्लॉक, जिला, प्रांत आदि किसी क्षेत्र में रहते हों, और इसमें रहने वाले का समूह अपनी कृषि शिक्षा या निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर एक दूसरे से भिन्न हो। समुदाय तक संदेश पहुंचाने में कई उपागम हैं। इसमें उत्तम उपागम है सहभागी उपागम, जिसके अंतर्गत कई लोगों को सम्मिलित किया जाता है। प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम जो है आपका में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा उनसे मुलाकात किया जाता है। समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम में सभी लोगों की हिस्सेदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो यहाँ पर ये जो है आपका सहभागी और ये समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम और प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम, तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, समुदाय तक संदेश पहुंचाने के लिए कौन से 2 उपागम उत्तम हैं? वही वाला प्रश्न ये रिपीट हो गया है, तो सहभागी उपागम हो जाएगा, प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम हो जाएगा, और समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट हो जाता है। जनसंपर्क विधियों के लिए निम्नलिखित में से किसे उपयोग किया जाता है? जो जनसंपर्क विधियां हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर है व्यक्तिगत फोन वार्ता, बिल्कुल, सर्कुलर लेटर्स का भी प्रयोग करते हैं, रेडियो एवं टेलीविजन का मास के लिए करते हैं, और ट्विटर क्या हमारा जो आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये दोनों सही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाता है। तो वास्तव में प्रसार के लिए अपनाई गई विधियों का अथवा विधियां एवं तकनीकी है जिसकी सहायता से व्यक्तियों द्वारा पहुंचा जाता है। इसका उद्देश्य जन जन को ज्ञान प्रदान करने तथा किसी निश्चित लक्ष्य के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। जनसंपर्क विधियों के कई उपागमों को सम्मिलित किया जाता है। उपागम मीन्स जो आपके अप्रोच होते हैं उसमें, यह केवल काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जनसंपर्क में सर्कुलर चिट्ठियां, रेडियो एवं टेलीविजन, इसके द्वारा लाखों लोगों तक किसी भी संदेश को एक साथ दिया जाता है। ट्विटर पर भी जनसंपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है। आजकल इंटरनेट का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है, तो यह बहुत ही लोकप्रिय है ट्विटर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में आता है, इसलिए यह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? व्यक्ति का गहन अध्ययन कहलाता है विश्लेषणात्मक अध्ययन। प्रश्नावली में प्रश्नों को तार्किक अनुक्रम में आसान से ज्यादा कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ावा देना चाहिए, और ये सही। और यह शोध शास्त्र परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, जो रोशनी वाला जो होता है आपका, वो परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं रोशनाई वाले में, जिस पर इंक ब्लॉट्स के छपे रहते हैं। और आपका डी है, क्विज एवं परीक्षणों के उपयोग में उत्तरदाता को स्मरण करने एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए होता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर ये
ये हम सभी जानते हैं प्रश्नावली जो हमारी होती है वो कैसी सरल से कठिन की ओर होती है। और ये रोशनाई वाला इंक ब्लॉट जो टेस्ट होता है उसमें 10 कार्ड्स होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और क्विज में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है कि व्यक्ति के गहन अध्ययन, जो अगर हम उसका गहन अध्ययन कर रहे हैं तो वह विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो व्यक्ति का गहन अध्ययन है उसमें क्या चीजें, जैसे काउंसलिंग है, आपका साक्षात्कार परीक्षा की जांच है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण इत्यादि, जिसमें व्यक्ति अभिरुचियों की जानकारी, व्यक्तिगत सोच तथा किसी विषय विशेष की जानकारी आदि प्राप्त होती है। व्यक्ति के गहन अध्ययन जो ये होता है वो क्या है या नहीं है, तो यही जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यह करेक्ट हो जाता है। अगला है प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। जो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की जो कमी होती है वह किसके कारण होती है? मैरास्मस, स्कर्वी, बेरी या घेघा। तो यहाँ पर भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की जो गंभीर कमी होती है वह किसके कारण हो जाती है? वह मैरास्मस। प्रोटीन और कैलोरी दोनों कह रहा है, तो मैरास्मस अगर सिर्फ प्रोटीन पूछता तो क्वाशियारकर होता। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल क्वाशियारकर ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो है मैरास्मस वो करेक्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या होता है, यह गंभीर समस्या देखने को मिलती है। और ये आपकी प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होती है। यह रोग अधिकांशतः किसमें, जो निर्धन वर्ग हैं उनके बच्चों में यह रोग देखने को मिलता है। इसमें न केवल प्रोटीन की कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी अभाव होता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी जल्दी गर्भधारण करती है और 2 बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रखा जाता। जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषक तत्व मतलब खाने के लिए उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती। ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे एसएमएस करेक्ट हो जाता है। अगला है पोषक तत्वों में की सूची में होने वाली बीमारियों का मिलान करें। यहाँ पर हमें मिलान करना है और इस तरह के प्रश्न हमें बार बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम स्कर्वी की बात करते हैं तो स्कर्वी की तो हम जानते हैं विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। किरेटोमलेशिया आंख से संबंधित है, तो यह आपके विटामिन एक मिनट, यहाँ पर विटामिन ए यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, यहाँ पर विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको किरेटोमलेशिया हो जाएगा। एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये आपको राइबोफ्लाविन मतलब कि विटामिन बी2 की कमी से होता है। और एंगुलर स्टोमेटाइटिस और पर्नीशियस अनीमिया जो है यह विटामिन बी12 की कमी से होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये है, और यहाँ पर कूट दिया हुआ है अलग से, तो हम देखेंगे कि हमारा जो है ये स्कर्वी जो है, स्कर्वी किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, तो ए का पहला हो जाता है हमारा। किरेटोमलेशिया किसकी कमी से, विटामिन ए की डिफिशियंसी से, तो 5वां हो जाता है। तो ए का पहला और बी का 5वां, तो ये यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है यह किसकी कमी से, यह आपका राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाता है। ये किस नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर ये आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। फिर पर्नीशियस अनीमिया किसकी कमी से हो जाएगा, बी12 की कमी से हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा या मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्वाशियारकर कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं या बेरी कहते हैं? तो उसको क्या होता है, सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग मैरास्मस कहते हैं। जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है। यह रोग 6 माह से लेकर के 18 माह तक के शिशु में होता है। 4 वर्ष के बच्चों में भी कभी कभी यह देखने को मिल सकता है। इसका लक्षण क्या है? अच्छा, लक्षण इसका होता है इसमें शरीर पर सूजन बिल्कुल नहीं होती है, वजन क्या होता है, अत्यंत कम हो जाता है, और शिशु की लंबाई एवं वृद्धि नहीं होती। शिशु की उम्र अधिक दिखाई देने लगती, बंदर की तरह फेस हो जाता है और पिजन लाइक चेस्ट हो जाता है। ये इसकी सिम्टम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सूखा रोग सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में या
अल्पता में। तो उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है? तो यह कुपोषण की दशा में दिया जाता है। यह वह कुपोषण वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता से होती है जिसमें के कारण व्यक्ति रोगग्रस्त रहता है। इसमें इसका लक्षण क्या होता है? लक्षण इसका होता है लंबाई, वजन में कमी होती है, भूख बहुत कम लगती है, नींद का कम आना। तो उच्च प्रोटीन आहार किसको कुपोषण की दशा में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है मेरास्मस रोग हो जाता है। मेरास्मस रोग कब होता है? वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से या वसा की अधिकता से। तो जो मेरास्मस नामक रोग हो जाता है वह किसकी कमी से हो जाता है? यह प्रोटीन की कमी से हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट होता है। प्रश्न कई तरह से घुमा करके दिए गए हैं तो इसीलिए ये पोषण के प्रश्न हैं जिससे कि आपके कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है। तो जो मेरास्मस रोग है आहार में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा सामान्य से कम ताप, कमजोर मांसपेशियां तथा पेट का सिकुड़ना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो वैसे जो मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो यहाँ पर कैलोरी दिया नहीं हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर प्रोटीन पकड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ अगला प्रश्न है हमारा कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है नहीं नहीं होती है पूछ रहा है। ठीक है। तो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है किसमें? पीलिया रोग में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में या वायरल में। तो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किस रोग में नहीं होती है? कुपोषण में नहीं होती है। प्रश्न देखिए किस तरह से बार बार घुमा करके इस तरह से एग्जाम में आ जाता है जिसमें क्या अगर आपने नहीं पर ध्यान नहीं दिया तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलने के कारण ही क्या होता है? कुपोषण होता है। और कुपोषण के कारण बच्चों तथा महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे वे आसानी से कई बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है जबकि पीलिया, हेपेटाइटिस तथा वायरल जो आपका है वायरल फीवर है उसमें प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता ना के बराबर होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कुपोषण करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा त्वचा झुर्रियों युक्त एवं रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। झुर्रियों वाली त्वचा की बात हो रही है। कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का या इनमें से कोई नहीं। तब इस बार भी हमारा आंसर क्या होगा? नंबर 1 होगा क्योंकि त्वचा का झुर्रियों दार होना जैसे कि क्या ओल्ड एकदम बूढ़े आदमी की तरह चेहरा दिखने लगता है और त्वचा का रंग कैसा पीला हो जाता है यह कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब शरीर का भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते तब वह शारीरिक अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषक तत्वों का मिलना अल्प पोषण की आवश्यकता अल्प पोषण कहलाता है तथा आवश्यकता से अधिक मिलना अति पोषण कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि कुपोषण को मतलब कैसे आप परिभाषित करेंगे? तो अल्प पोषण और क्या अति पोषण ये दोनों उसमें आता है। अगला है हमारा निम्न में से मोटापे का कारण क्या है? ज्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज्यादा खाना, बिल्कुल ना खाना। तो मोटापे का जो सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है? ज्यादा खाना है। जब हम ज्यादा कैलोरीज अपने खाने में लेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर का जितना भार है उससे भार हमारा जितना हमारी लंबाई के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए उससे ज्यादा हमारा भार हो जाएगा। तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मोटापे की स्थिति कहलाती है। और जब हम अपने शरीर के वजन का मतलब 20% भार गेन कर लेते हैं तो वह स्थिति क्या मोटापे की कहलाती है। कल मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था। नेक्स्ट है मेरास्मस बीमारी पाई जाती है 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। तो मेरास्मस नामक जो बीमारी है वह अधिकतर किस आयु के से कम बच्चों में पाई जाती है? तो मेरास्मस क्या होता है लगभग ये 6 माह से लेकर के आपको
आपको 18 माह तक के बच्चों 1 से 1.5 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। 6 माह से लेकर के 1.5 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये पूछ रहा है मैरास्मस बीमारी पाई जाती है कब? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। और लगभग 1 वर्ष से कम ही के बच्चों में यह रोग मतलब होना शुरू होता है और शरीर में क्या कैलोरी की, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है और उल्टी दस्त भी आने लगता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, बच्चा क्या होता है, सूखता चला जाता है। अगला प्रश्न है, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कैसा होता है? कमजोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो मैरास्मस जो रोग है उससे बच्चा कैसा हो जाता है? कमजोर होता है, इसलिए वह चिड़चिड़ा होता है। कुपोषण तथा में गहरा संबंध है। किसमें? कुपोषण, चिंता में, प्रसन्नता में, कर्मठता में या सुंदरता में? तो कुपोषण तथा चिंता में कैसा है? गहरा संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। कुपोषण किसी व्यक्ति की शारीरिक विकार की स्थिति है जो असंतुलित अथवा अपर्याप्त आहार के कारण होती है अथवा व्यक्ति में किसी रोग के कारण पोषक तत्वों के अवशोषण या स्वांगीकरण की क्षमता के अभाव से उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ में क्या हमारा आज का सेशन खत्म होता है और यहाँ पर आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चल रही है जो कि आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, टेक केयर।